हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज से हम लोग डेली फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और जो भी आपको डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम आपको टॉपिक्स में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा, ताकि कॉन्टीन्यूसली मैं आप तक वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और उस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। अब सबसे पहली बात, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये बात कर लें कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही लग रहा है कि हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट वर्ड से चैप्टर का नाम भी है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे करंट के बारे में स्टडी करेंगे। करंट को स्टडी करने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर करंट को प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स कौन हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। बेसिकली हम सभी लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और रेजिस्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं। अगर हम लोगों को इनके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम इस सेशन में, इस क्लास में आपको हर चीज़ बताएंगे। कोशिश करेंगे कि हम एकदम फंडामेंटल चीज़ों से स्टार्ट करके आपको टॉप लेवल तक की हर चीज़ें इस क्लास में आपको बताएं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सभी लोग जो जुड़े रहिएगा इस क्लास में। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए आपको 10th बोर्ड में कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। और विश्वास मानिए कि मेरे इतने सालों का अनुभव मुझे ये कहने के लिए मजबूर करता है आपसे कि आप अगर मेरे क्लासेस को रेगुलर फॉलो करते हैं बच्चों, तो 10th बोर्ड में इस फिज़िक्स में जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बस आपसे मैं इतनी उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप जब भी ये लेक्चर मेरा देखें आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और मेरे साथ ही अपने नोट्स को भी बनाते रहें। और बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आपको हो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आपको हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक आपको समझ में ना आए, ठीक है बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको फिजिक्स में परेशान कर रहा हो क्लास 10th का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके पास सॉल्यूशन लेकर के आऊँ। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अपने चैप्टर पे आ जाएं वापस, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी दैट, हम इसे क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा होगा इसे पढ़ने का। जैसे कि आजकल हम जानते ही हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी सेल्फिश टाइप के हो चुके हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ सीखने से पहले ये जानना चाहते हैं कि उस चीज़ को सीखने से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। तो वैसे ही अगर बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस टॉपिक को सीखने के बाद हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है इससे हमें। जैसा कि बच्चों, हाँ, आजकल समर चल रहा है आपका, आप कभी घर पर हो, काफ़ी गर्मी है हर जगह, और गर्मी होने पर आप उस गर्मी को दूर करने के लिए क्या करते हो बच्चों, ऑफकोर्स फ़ैन, एसी या कूलर को जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे ऑन करते हो। तो फ़ैन, एसी, कूलर हो गया, या रात के समय में आप जब पढ़ने बैठते हो तो वहाँ पे लाइट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए जो भी आप लाइट बल्ब को यूज करते हो, तो उन सब चीज़ों में एक चीज़ तो कॉमन होता है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, जिनको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे एक कॉमन एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं और जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप क्लास 9th में पढ़े होंगे एनर्जी के फॉर्म के रूप में। वहाँ आपको बताया गया होगा एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइक लाइट एनर्जी, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइक साउंड एनर्जी, है ना बच्चों। तो आप लोगों ने कई फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ा होगा, जिसमें से एक एनर्जी का फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्म, आप लिख सकते हो बच्चों, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप लिख सकते हो it is that form of energy, it is that form of energy which can transfer from one place to another
from one place to another via electrical wires, या फिर बच्चों इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर्स भी बोल सकते हैं, कंडक्टिंग वायर्स। मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो कि ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। बच्चों मेरी एक बात आप याद रखिएगा, फिजिक्स में हमको कोई भी चीज़ याद करने पर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स में क्या होता है कि हम अपने नेचर में, अपने प्रकृति में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको थ्योरी के फॉर्म में या लॉज के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो वो है फिजिक्स हमारा। तो बच्चों अगर इसको आप अपने डेली लाइफ में होने वाले इंसिडेंट से रिलेट करोगे तो आपको इन चीज़ों को समझने में काफ़ी आसान रहेगा। तो जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊँ तो आप कोशिश करना उसको रिलेट करना अपने डेली या अगल बगल के घटनाओं से। अगर बच्चों ऐसा आप करने में सफल हुए तो विश्वास मानो आपको कभी भी फिजिक्स में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपके दिमाग में याद रहेगा आपको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वाया कंडक्टिंग वायर्स। सर कंडक्टिंग वायर्स का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग वायर का मतलब होता है बच्चों ऐसा वायर जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा सकें, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सके एक जगह से दूसरी जगह पे, उसे हम कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे बच्चों आपके घर में लगा होगा कॉपर्स के वायर लगे होंगे, हर जगह आपके घर में वायर्स लगे होंगे जिसके थ्रू आप फैन और टीवी या फिर कूलर या एसी या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो उस वायर के थ्रू, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है कंडक्टिंग वायर्स के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बच्चों कंडक्टिंग वायर्स और करंट को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ को स्टडी करने वाले हैं जिसकी वजह से ये पूरी चीज़ें होती हैं, और वो है चार्ज। अगर बच्चों किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो ना करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन एंड टू अनदर एंड, तो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये सीखते हैं कि आखिर में चार्ज होता क्या है। तो बच्चों याद करिए, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में 5th 6th के क्लासेस में आपको चार्ज के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया गया होगा, जिसमें किया क्या होगा कि उसमें आपको एक ग्लास रॉड लिया गया होगा या प्लास्टिक पेन लिया गया होगा, उसको आपने अपने क्लॉथ से रब किया होगा, और रब करने के बाद जब उस पेन को आप पीस ऑफ पेपर के पास ले गए होगे तो उसको अट्रैक्ट करने लगा होगा। तो आपने क्या कहा, सर इस पेन के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, और उस पेन की उसी प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से वो उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं चार्ज। मतलब चार्ज होता क्या है बच्चों, अगर उसको डिफाइन किया है तो आइए देखते हैं चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों चार्ज होता क्या है, चार्ज बेसिकली किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, खुद की उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अनदर बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a body, it is an intrinsic property of a body by which it attract or repel other bodies। याद रखिएगा बेटा, वो अट्रैक्ट या रिपेल अदर बॉडीज को करता है। वो बॉडी आपका जो अदर बॉडी है वो चार्ज्ड बॉडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था एक्सपेरिमेंट कि जहाँ पर हम लोग प्लास्टिक रॉड को अपने प्लास्टिक पेन को जब अपने ड्राई क्लॉथ से या ड्राई हेयर से रब करते हैं, और रब करने के बाद जब उसे पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वो उसे अट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन बच्चों आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा तो पीस ऑफ पेपर किसी और को अट्रैक्ट नहीं करता है, बिकॉज उसके पास खुद का कोई चार्ज होता नहीं है, उस पर नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन जब उसके पास हम पेन को ले जाते हैं जिसको हमने रब किया था अपने ड्राई क्लॉथ से या ड्राई हेयर से, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन यहाँ पे एक चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच भी हो सकता है।
ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने हायर क्लासेस में। क्लास 12th में हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट ही क्यों करता है या रिपेल ही क्यों करता है, कैसे उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम क्लास 12th के टॉपिक में। और अगर बच्चों आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है तो मेरे चैनल पे क्लास 12th के प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 के नाम से एक वीडियो है, उसको आप शुरू का कुछ पार्ट जरूर देखिए, कुछ मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किसी बॉडी में चार्ज डेवलप कैसे होता है और कैसे वो अनदर अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको चार्ज का डिटेल जानना है कि हाउ चार्ज प्रोड्यूस इन अ बॉडी एंड हाउ इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर बॉडीज़, ये सीखना है आपको, तो आप वहाँ जा कर के उसको सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका लिंक मैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, वो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों अगर चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज बेसिकली 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया कि चार्ज 2 तरह के होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, तो टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, आप सभी लोग इसको नोट भी करते रहेंगे आई होप। ठीक है, चार्ज आपके बच्चे 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं चार्ज के। पहला होता है क्या बच्चों, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 2 तरह के चार्ज हमारे होते हैं। अब बच्चों एक और कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी बताएं, इससे पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा, चार्ज जो होता है बच्चों उसका एसआई यूनिट जो होता है, चार्ज को मेज़र करने की जो यूनिट होती है, रिप्रेजेंट करने की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है कूलम। कूलम इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने चार्ज पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, तो उनके लिए हम लोग चार्ज की यूनिट को कूलम रखते हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, SI unit of charge is coulomb। ठीक है बच्चों, इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल C होता है, कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज की यूनिट कूलम्ब को। ठीक है बच्चों, और चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q या कैपिटल Q से। चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल q या फिर कैपिटल Q से बच्चों हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, चार्ज क्या होता है सर, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, जिसके द्वारा वो अनदर बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, अब चार्ज हमारे 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब याद रखिएगा बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो बच्चों इसको कि लाइक चार्जेस, 1 मिनट मैं मिटा देता हूँ बच्चों, इसको फिर से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जिन्हें पहली प्रॉपर्टी बच्चे हो सकती है कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कैसे करते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, लाइक चार्जेस जो होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यानी कि अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब सिमिलर चार्ज, सेम टाइप के चार्ज हो, तो उनमें क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर बच्चों पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव में भी क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप के चार्ज होते हैं। लेकिन बच्चों वही अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अनलाइक चार्जेस जो होती हैं, अनलाइक चार्जेस, उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें अट्रैक्शन होता है। यानी कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या होगा बच्चों, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि सेम चार्ज जो होंगे, सेम टाइप के चार्ज होंगे, सेम पोलैरिटी के चार्ज अगर होंगे बच्चों तो उनमें रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उनमें क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ में पहली प्रॉपर्टी आप लोग को आ गई होगी, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे।
ठीक है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, एक बड़ा सा सिस्टम है, सब बॉडी है, इसमें कई सारे चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक -Q4 है, एक -Q5 है, एक Q6 है। तो बताइए इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों। तो इस बॉडी का बच्चों जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, जिसको बच्चों हम लोग नेट चार्ज भी बोल सकते हैं, नेट चार्ज भी बोल सकते हैं, नेट या फिर टोटल चार्ज, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा सारे चार्जों का एल्जेब्राइक सम कर दीजिए आप, मतलब जितने भी चार्ज आपके पास है उन सबको जोड़ दीजिए आपस में विद देयर साइन के साथ, उनके पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे नेट चार्ज हमारा, देखिए Q1 हमारा प्लस है, Q2 भी प्लस है, इनको भी जोड़ दिया मैंने, Q3 बच्चों हमारा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि आगे साइन लगा नहीं है तो जोड़ दिया मैंने, Q4 हमारा नेगेटिव है तो इनको भी जोड़ूंगा लेकिन इनके साइन के साथ बच्चों, ठीक है। फिर Q5 कहाँ गया, Q5 भी नेगेटिव है बच्चों, इनको भी जोड़ूंगा लेकिन इनके साइन के साथ, वेरी गुड, प्लस -Q5 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, प्लस Q6 हो जाएगा बच्चों, प्लस Q6 हो गया हमारा। तो हमारा कुल चार्ज कितना आ गया इस पूरे बॉडी में बच्चों, Q1 + Q2 + Q3 - Q4 - Q5 + Q6 होगा। तो इसको बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो, नेट चार्ज ऑन दी बॉडी, Q नेट लिख सकते हो आप इसको, Q नेट का मतलब नेट चार्ज ऑन दी बॉडी, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 - Q4 - Q5 + Q6 हो जाएगा। आइए आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं आपको बच्चों। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सिस्टम है, छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, -4 कूलम का चार्ज है और 7 कूलम का चार्ज है। तो बताइए इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा, आप सभी लोग निकाल कर बताइए बच्चों इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा, ठीक है। सभी लोग निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और निकाल के बताइए इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा। आइए बच्चों हम लोग करते हैं इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा। देखिए बच्चों अगर इस बॉडी का हम नेट चार्ज निकालते हैं तो कुछ नहीं करना, बस इनके सारे चार्जेस का एल्जेब्राइक सम कर देना है हमें, मतलब इनको जोड़ना है विद दियर साइन के साथ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ। तो बच्चों 1 कूलम हो गया पहला हमारा चार्ज, प्लस दूसरा है -2 कूलम, प्लस तीसरा है -4 कूलम, प्लस चौथा है 7 कूलम, है ना बच्चों। सबको जोड़िए जरा, तो 1 - 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया यहाँ पर कूलम, -4 और +7 कितना हो गया बच्चों, +3, बिकॉज प्लस वाला बड़ा है तो +3 कूलम हो गया। तो बताइए बच्चों अब कितना बचा आपका रिजल्टेंट, 2 कूलम बचा पॉजिटिव साइन के साथ। तो इस बॉडी का बच्चों नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 2 कूलम हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज पे। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑफ द चार्ज, वो है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड। जैसे बच्चों आप लोग के सभी लोग के घर में जो वाटर को गर्म या ठंडा रखने वाला थर्मोप्लास्क होगा, थर्मस होगा, जिसमें आप जब वाटर को गर्म वाटर को भर देते हो तो वो कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक गर्म रहता है ना। तो उसका मतलब क्या है कि वो गर्म क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो भी हीट एनर्जी है वो उसको बाहर निकलने नहीं देता है और बाहर की एनर्जी को अंदर आने नहीं देता है वो। तो लेकिन परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ दिनों बाद वो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब वो बहुत ही बेस्ट थर्मोप्लास्ट नहीं है, वो थर्मोफ्लास्क नहीं है वो। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो अंदर की चीज़ों को ना तो बाहर जाने दे और ना बाहर की चीज़ों को अंदर आने दे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया? फिर सुनिए एक बार, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उस मतलब कोई बॉक्स मान लीजिए हमने ले लिया, उसमें हमने कुछ सामान रख दिया
और उस बॉक्स में ताला बंद कर दिया। तो अब उस बॉक्स के अंदर जो भी सामान हमने छुपा के रखा है अपना, अब वो ना तो बॉक्स के बाहर जा सकता है और ना ही बाहर का सामान बॉक्स के अंदर आ सकता है ना बच्चों। तो अब वो बॉक्स कैसा हो गया आपका, आइसोलेटेड हो गया। तो वैसे ही मान लीजिए बच्चों, हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने कुछ चार्जों को रख दिया। मान लीजिए इसके अंदर हमने कुछ चार्जों को रखा, 1 कूलम का चार्ज रखा, 2 कूलम का रखा, -3 कूलम रखा, -5 कूलम रखा और 7 कूलम रख दिया। इसके अंदर हमने इन चार्जों को रखा और ताला बंद कर दिया। तो बताइए बच्चों, सिस्टम कैसा हो गया, कैसा हो गया सिस्टम, ये आइसोलेटेड हो गया, है ना। क्योंकि अभी जैसे चार्ज बाहर जाएगा और ना बाहर से अंदर आएगा। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिएगा बच्चों, ऐसे सिस्टम का नेट चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो पैदा करते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये अपने रूप को चेंज करता रहता है, मतलब कि इंटरचेंज होता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता रहता है। लेकिन एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। वही यहाँ पर भी बच्चों हैं, इनके अंदर जो भी चार्जेस हैं, इनके नेट चार्ज को हम चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को अपना चार्ज दे सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा नेट चार्ज होता है हमेशा कंजर्व होता है। तो आप नोट कर सकते हो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, नोट कर सकते हो बच्चों, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेट चार्ज हमेशा बच्चों कंजर्व होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो अगर आप देखें बच्चों, यहाँ पे बताइए व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। बताइए बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे बताया है एडिटिव प्रॉपर्टी, उसका यूज करिए और बताइए इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट। तो कहोगे सर 1 कूलम है, 1 + 2 कूलम हो जाएगा, -3 कूलम, डायरेक्ट माइनस में लिख देता हूँ, 3 -5 हो गया, +7 हो गया। तो बताइए बच्चों, इसका नेट चार्ज कितना आ गया, इसका आ गया नेट चार्ज, पहले प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 1 + 2 3 हो गया। अब 3 और -3 0 बचा, फिर -5 और +7 कितना हो गया बच्चों, 2 बचा केवल। आई होप ये मैथमेटिक्स तो आप लोग कर ही लोगे। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज हमारा 2 कूलम आ गया। अब मान लीजिए बच्चों, इस बॉक्स को मैंने लिया, उठाया ऐसे हाथ में और ऐसे से हिला दिया, तो सारे चार्ज आपस में टकरा जाएंगे। जब टकराएंगे तो हो सकता है कि किसी के पास कुछ और चार्ज आ जाए दूसरे का, और दूसरे वाले के पास चार्ज कम हो जाए। तो मान लीजिए मैंने इनमें कुछ चेंज कर दिया, अंदर इनके चार्ज एक दूसरे को दे दिए, मान लीजिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक दूसरे को अपने चार्ज देने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मान लीजिए कि इसके ऊपर तो रहा 1 कूलम, मान लीजिए बच्चों इसके ऊपर आ गया -3 कूलम का चार्ज, मान लीजिए बच्चों इसके ऊपर आ गया 4 कूलम का चार्ज, मान लीजिए इसके ऊपर आ गया आपका 8 कूलम का चार्ज। तो बताइए जो लास्ट वाला बंदा बचा, इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C, इसको D और E। तो बताइए बच्चों E पर कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन हमारा आप लोगों से है। अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है, यानी कि इसका कोई भी चार्ज ना तो बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से अंदर आ सकता है। ठीक है, शुरू में इसका नेट चार्ज आपका 2 कूलम था। तो अब बताइए कि इस सिस्टम में, यही सिस्टम आपका है, जैसे मैंने कुछ चेंज कर दिया, कुछ सिस्टम को हिला दिया है, तो आपस में टकरा गए, टकरा करके एक दूसरे को चार्ज दे दिए और ले लिए। तो उस केस से बताइए कि जो इसका चार्ज होगा बच्चों E का, वो कितना होगा। मान लेते हैं कि उसका चार्ज कितना है बच्चों, x है। मान लेते हैं E का चार्ज कितना है, x है। अब इस सिस्टम का पहले आप नेट चार्ज निकालो बच्चों। अगर इस सिस्टम का आप लोग नेट चार्ज निकालते हो क्यू नेट, तो कितना आएगा, 1 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम, +8 कूलम, +x। अब ये x पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे नहीं पता, ठीक है, तो इसको x की तरह रहने देंगे ऐसे ही, वो अपने आप आंसर में आएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो। अब इनको बच्चों ऐड करो, 1 - 3 कितना होगा, -2,
-2 और +4 कितना हो गया बच्चों, +2 हो गया, +2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 + x हो गया हमारा नेट चार्ज। अब बच्चों बताओ क्या हमने इस सिस्टम का पहले कहीं नेट चार्ज निकाला हुआ है? बिल्कुल निकाला है सर, यहाँ पर निकाला 2 कूलम। सिस्टम तो वही ना है बच्चों, बस मैंने उसको हिला दिया ऐसे से। तो अब आप जानते हो कि सिस्टम तो आइसोलेटेड है, तो इसका जो भी नेट चार्ज है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना। नेट चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो अगर बच्चों इसका नेट चार्ज कंजर्व है, था कितना पहले, 2 कूलम था, अब भी 2 कूलम भी होगा, तो इसको बराबर कर दो 2 कूलम के। यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू बच्चों वहाँ ला करके यहाँ रख दिया 2 कूलम। तो बताओ बच्चों x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर हो जाएगा 2 - 10, कितना हो जाएगा बच्चों, -8 कूलम। तो हमारे नेट चार्ज जो आपका x का चार्ज होगा, जो e का चार्ज होगा, जो कि x है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -8 कूलम आ गई। इस प्रकार से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके हम किसी भी सिस्टम के किसी भी पार्ट का चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, दैट सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड। अगर वो आइसोलेट होगा तभी आप इस नियम को लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए अब बच्चों आते हैं हम लोग आगे। चार्ज तो हमारा कंप्लीट, चार्ज में एक और प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बट उसको हम लोग डिस्कस अभी फिलहाल नहीं करेंगे, हम लोग आगे के क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे, क्लास 12th में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, चार्ज के 2 सिचुएशंस हो सकते हैं हमारे 10th लेवल पे। या तो चार्ज कहीं पर रुका हो, तब कुछ उसका एक अलग इफेक्ट, अलग बिहेवियर होगा, या तो चार्ज चल रहा हो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग अपने पहले चैप्टर में बात करेंगे कि चार्ज रुका हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी चैप्टर में बात करेंगे कि चार्ज चल रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अगर चार्ज कहीं पर रुका हुआ है, चार्ज कहीं पर रुका हुआ है, तब वो अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड पैदा करता है, और उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज चलेगा तब वो फील्ड पैदा नहीं करेगा। चार्ज जब चलेगा बच्चों, तब भी वो अपने चारों तरफ उस इमेजिनरी फील्ड को पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इमेजिनरी फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह इमेजिनरी फील्ड, वह इमेजिनरी रीजन, वह इमेजिनरी स्पेस, वह इमेजिनरी एरिया, वह इमेजिनरी क्षेत्र जिसमें अनदर चार्ज पार्टिकल अगर आ जाए किसी तरीके से, भूले भटके कहीं से आ जाए, तो वह इस चार्ज के द्वारा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मतलब क्या होता है, आइए बच्चों इसको लिखते हैं, देखते हैं क्या है। द स्पेस अराउंड a charge particle in which another charge experiences an electrical force, which that force may be attractive or repulsive। आप लिख लो ब्रैकेट में, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सिव होगा, और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई के द्वारा, कैपिटल ई के द्वारा। इट इज, या इस तरह बोल सकते हो आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ ताकत होगी। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमज़ोर होगा, है ना। जहाँ पे जैसे मान लो कि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो बच्चों, आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा एक टॉपिक, 6th में पढ़ा होगा इनफैक्ट टॉपिक मैग्नेट के बारे में।
आपने देखा होगा वहाँ पर कि जब दो मैग्नेट्स को हम पास पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। अब बताओ बच्चों, उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे स्ट्रॉन्गर कहाँ होता है? उनके पोल के पास। जब उनको बहुत पास लाओगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा। दूर रह जाने पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन धीमे धीमे कम होने लगेगा। यानी कि वो कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं अनदर मैग्नेट्स को? तो आंसर है सर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर चार्ज के लिए भी होता है बच्चों। जब चार्ज के पास हम जाते हैं किसी चार्ज को लेकर के तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और दूर जाने पे क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स वीकर हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, इसको कहेंगे किससे? तो फिजिक्स में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कैसे इनकी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये बोल सकते हो कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज represented by कैपिटल ई। कहीं कहीं बुक में बच्चों आपको लिखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। बिल्कुल वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम कैपिटल ई से लिखते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अब आप बच्चों स्मॉल ई मत लिख देना, क्योंकि स्मॉल ई क्या होता है? स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम स्मॉल ई से इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सर व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम? तो उसको पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये सीखना पड़ेगा कि दो चार्जों के बीच में फोर्स कितना लगता है। अभी तक तो हमने सीखा कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं किसी फोर्स से, तो वो फोर्स होता कितना है उसको पहले हमें जानना पड़ेगा, फिर हम वापस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक पर आ जाएंगे। तो उस फोर्स को किसने बताया बच्चों? उस फोर्स के बारे में हमें कुलम्ब्स जी ने बताया। कुलम्ब्स जी ने बताया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जों के बीच में, दो पॉइंट चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो कुलम्ब्स जी ने हमको बताया बच्चों। तो पहले कुलम्ब्स लॉ को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस से आएंगे और स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो कुलम्ब्स लॉ में पहले चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, आई थिंक आप सभी लोगों ने 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन जी ने क्या कहा था कि दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है, जिनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, दो बॉडी जिनका मास m1 और m2 है, अगर वो किसी स्मॉल डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं बच्चों, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या था बताइए? F प्रोपोर्शनल था इनके मास के प्रोडक्ट के, और F प्रोपोर्शनल था इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के, है ना? यानी कि F प्रोपोर्शनल था m1 m2 के और F प्रोपोर्शनल था 1/r² के। जब इनको कंबाइन किया था आप लोगों ने क्लास 9th में, तो व्हाट यू गेट बच्चों F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r² मिला था, और फाइनली यू गेट F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r²। ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जैक्टली यही हम कुलम्ब्स लॉ में भी करने वाले हैं, बस अंतर क्या होगा, वहाँ पर दो बॉडीज थे, उनका मास m1 m2 था बच्चों, यहाँ पर हम दो पार्टिकल्स लेंगे, चार्ज पार्टिकल, तो उनका चार्ज लेंगे। यहाँ पर हम मास उनका भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे चार्ज के द्वारा उनके बीच लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन दो चार्जों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स हर उन दो बॉडियों के बीच में होता है जिनके पास अपना मास होता है। जो चार्ज पार्टिकल अगर हैं बच्चों, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो उनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन बच्चों जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं या कुलम्ब फोर्स भी बोलते हैं, ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। इस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट वहाँ पर नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात फिलहाल नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स, कुलम्ब फोर्स की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग कुलम्ब फोर्स को, कुलम्ब लॉ को स्टडी करते हैं। कुलम्ब जी ने क्या कहा ये देखते हैं बच्चों। कुलम्ब जी ने कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट बहुत ही छोटे चार्ज हैं,
बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि उनका साइज उनके डिस्टेंस के कंपेरेबल बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r ले लिया। मान लिया एक चार्ज Q1 है बच्चों, एक चार्ज Q2 है, और उन चार्जों का जो साइज है वो उनके बीच के डिस्टेंस r की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक, तो कूलम्ब जी ने क्या कहा कि इनके बीच जो भी फोर्स लगेगा, अगर बच्चे ये बताओ, अगर दोनों पर सेम पोलैरिटी है, दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तो ये चार्ज Q1 वाला Q2 को रिपेल करेगा ना। अभी पीछे मैंने बताया कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा, है ना, और ये भी इसको ढकेलेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, ये इनके लाइन ज्वाइनिंग, जिस लाइन से आपस में जुड़े हुए हैं उसके अराउंड लग रहा है ना, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है यहाँ फोर्स। तो कूलम्ब जी ने कहा कि भाई इनके बीच लगने वाला जो भी फोर्स है वो किधर लगेगा, एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। जिस लाइन से वो आपस में जुड़े हुए हैं उसी लाइन के अलोंग इस पे फोर्स लगेगा। या तो वो लाइन से अवे हो सकता है अगर रिपल्सन हो रहा है तो, या तो टुवर्ड्स हो सकता है अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो। लाइक चार्ज होंगे तो टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, और अगर अनलाइक चार्ज तो क्या होंगे बच्चों, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग होगा। यानी लाइन, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, लेकिन वो अवे है कि टुवर्ड्स है, वो डिपेंड करेगा कि उन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, सेम चार्ज दोनों पर हैं, या दोनों पर अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है बच्चों, तो कूलम्ब जी ने क्या कहा कि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है यहाँ क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है बच्चों, वो किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। पहला चीज़ उन्होंने बताया। सेकंड बताया उन्होंने क्या बच्चों कि इनके बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसकी, वो क्या होगी सर वो प्रोपोर्शनल होगी इनके चार्जों के प्रोडक्ट के। देखिए यहाँ पर था ग्रेविटेशनल लॉ में क्या था, उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल था। यहाँ क्या हुआ बच्चों, मास की जगह हमने चार्ज लिए हैं तो चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया। और सेकंड क्या बताया कूलम्ब जी ने, क्या होना चाहिए बच्चों बताओ इसको देख करके। सेकंड, हाँ बिल्कुल सही, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होना चाहिए, उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो व्हाट वी गेट बच्चों, यहाँ मिल जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, नहीं बच्चों G नहीं आएगा, G तो यहाँ के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था बच्चों, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं K। F इक्वल टू बच्चों हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ K क्या है बच्चों, जहाँ पर K है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बच्चों इस K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। अगर इनके बीच का बच्चों जो मीडियम है वो एयर है, अगर इन दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम ना हो, एयर या वैक्यूम हो, तो उस केस में K की वैल्यू आपकी होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन। इसकी वैल्यू बच्चों होती है 9 10 की पावर 9। यूनिट क्या होगी जरा बच्चों बताओ, देखो K यहाँ पर है ना, K को ढक लो जरा, हमको जिसकी यूनिट निकालनी है उसको ढक लो, बाकी सबको एक साइड भेज दो बच्चों। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर आपको F दिख रहा है, जब R स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो F का होता है यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर बच्चों यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और Q का होता है कूलम्ब, पीछे मैंने बताया तो Q कूलम्ब अपॉन में कूलम्ब हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी हो जाएगी बच्चों यूनिट। ये हो गई K की वैल्यू बच्चों। यहाँ पर ये क्या है, ये टर्म क्या है बच्चों, इसको पढ़ते क्या है हम लोग, इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट कह लो, या कहीं कहीं इसको इप्सिलॉन 0 भी लिखा होता है। और बच्चों ये बताता क्या है हमें, ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी बच्चों, देखो एप्सिलॉन 4 पाई की यूनिट तो होती ही नहीं है, यानी कि K की जो यूनिट होगी उसका उल्टा यूनिट एप्सिलॉन का होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, न्यूटन का उल्टा न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन -1। मीटर स्क्वायर का उल्टा क्या होगा, मीटर पावर -2 हो जाएगा ना, और कूलम्ब स्क्वायर -2 इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हो गई आपकी ये।
अब बच्चों देखो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कैसे इतने बड़े बड़े फॉर्मूला को याद करना है। हमें बिल्कुल नहीं याद करना है बच्चों। आपको ये टॉपिक हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे 10th बोर्ड में इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए। हम केवल 10th बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं। और हमारे लेक्चर में आपको हम केवल 10th बोर्ड पे स्टिक नहीं रहेंगे, हम 10th बोर्ड का तो पढ़ाएंगे ही, कुछ चीज़ें आगे की और कुछ चीज़ें पीछे की भी पढ़ाएंगे आपको, जिससे आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिले हमारे इस चैनल पर। बिकॉज हम अपने इस चैनल पे नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका नॉलेज बिल्डअप हो। और बच्चों अगर नॉलेज हमारा अच्छा होगा तो हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप 10th से रिलेटेड एग्जाम कभी देते हो, कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NTSC या KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के एग्ज़ाम, तो आपको वहाँ पर ये लेक्चर्स बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज इन पर वहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा उन एग्ज़ामों में। ठीक है बच्चों, तो आप ये मत सोचो कि केवल आपको 10th बोर्ड पास करना है, आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जाम को भी पास करना है। तो उसके लिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको आप करिए ज़रूर, उनको दिमाग में रखिए, फार्मूले को याद रखिए बच्चों। और इस पर फार्मूले को बस याद रखिए, बस फार्मूला आप याद रखिए, इनकी वैल्यूज़ क्या है वो याद रखिए। और विश्वास मानिए याद करना नहीं है, वो प्रैक्टिस 4-5 क्वेश्चन जहाँ करेंगे आप तुरंत आपको याद हो जाएगा फार्मूला, और उन पर क्वेश्चन लगा लीजिए, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो कुलम्ब्स लॉ को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। कुलम्ब्स जी ने कहा कि द फोर्स बिटवीन, लिख लेते हैं कुलम्ब्स लॉ को, लिख लेते हैं बच्चों। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance, small distance है बच्चों, separated by a distance small r is के बाद पहला directly proportional to product of their charges, is directly proportional to product of their charges, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, कुलम्ब्स लॉ क्या हुआ? कुलम्ब्स लॉ कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज का मतलब कि चार्ज की जो साइज हो, चार्ज का जो डायमेंशन हो, उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, तो उस केस में उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो उनके चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। इन दोनों को बच्चों हम लोग कंबाइन कर देंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, या F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी लाने पर कांस्टेंट K आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताता है इनके बीच के मीडियम को। अगर मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर मीडियम वैक्यूम ना हो तो कुछ और हो तो वो एप्सिलॉन नॉट के लिए कुछ और हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमको 10th लेवल बस इतना ही पढ़ना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इस पर एक तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें निकालना है फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, जो कि आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं दोनों चार्ज। ठीक है, और उनके बीच का जो सेपरेशन दिया है बच्चों क्या दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो जब भी क्वेश्चन दे बच्चों तो पहला काम आप करिए, क्या क्या दिया है उसकी जगह नोट करिए। हमें दिया क्या क्या है बच्चों, Q1 की वैल्यू दी है 1 माइक्रोकुलम, बच्चों इसको बोलते हैं माइक्रोकुलम। और याद रखिएगा 1 माइक्रोकुलम बराबर बच्चों होता है 10⁻⁻6 कुलम होता है। ठीक बच्चों, कुलम्ब आपका SI यूनिट है बच्चों। याद रखिएगा जब भी हम फोर्स के फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को Q1 Q2 और R की वैल्यूज़ को रखेंगे तो उनको SI सिस्टम में रखेंगे। ठीक है, और वे सिस्टम में हम नहीं रखेंगे। तो बच्चों अगर हम Q1 की बात करें तो 1 कुलम माइक्रोकुलम है, तो बताइए Q1 की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों। तो Q1 की वैल्यू सर होने वाली है 1 × 10⁻⁻6 कुलम। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1।
अब आइए बच्चों बात करते हैं वैल्यू ऑफ Q2 की। ये क्या दिया हुआ है, देखिए Q2 की बच्चों वैल्यू देखिए 4 माइक्रोकुलम। क्या पढ़ेंगे इसको, माइक्रोकुलम पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइक्रोकुलम। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6 कुलम, क्योंकि एक माइक्रोकुलम बराबर 10⁻⁻6 कुलम होता है। तो 4 माइक्रोकुलम बराबर क्या होगा, 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं आर की। व्हाट अबाउट द आर। आर आपका बच्चों दिया है 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, सीजीएस में है, हमको इसको एसआई में करना पड़ेगा, यानी कि मीटर में करना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों 1 सेंटीमीटर में हाउ मच अमाउंट ऑफ मीटर, 10⁻² मीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻² मीटर होता है। तो इस 4 सेंटीमीटर को बच्चों हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को Q1, Q2 और R की वैल्यू समझ में आ गई होगी कैसे मैंने लिखा है। अब बच्चों हम लोग को निकालना क्या है इनके बीच, देखो अब क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है बिटवीन, ये बिटवीन है बच्चों दो चार्जों के बीच का। अब दो चार्जों के बीच बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे मैंने बताया आप क्या होता है बच्चों, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है ना। व्हाट अबाउट द K, K की वैल्यू क्या थी बच्चों, देख के बताओ पीछे से, 9 × 10⁻9 हो गया बिल्कुल। Q1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 × 10⁻6 है, 1 × 10⁻6 हो गया। Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 × 10⁻6 है, 4 × 10⁻6 हो गया। अपॉन में डिस्टेंस कितना है बच्चों इनके बीच, R की वैल्यू 4 10⁻² है, तो 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा केवल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो 9 10⁻9 इंटू, ठीक है, 10⁻6 और -6 क्या हो गया, -12 हो गया। और ये 4 × 1 बच्चों 4 हो गया, और नीचे क्या हो गया, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, इंटू 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, -4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये 4 से ये 4 टाइम्स में कट गया है ना, और इस 4 से ये 9 कटा, 4 2 = 8, 4 2 = 8, 50। आई होप आप लोगों को काटने आता होगा, 2.25 आ गया होगा। अब बच्चों पावर को अरेंज कर लेते हैं। -4 पावर बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर यानी पावर साइन उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन अभी नेगेटिव है तो ऊपर उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 10�9 है और -12 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर बेस सेम हो और बीच में प्रोडक्ट हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पावर यहाँ पे 9 और 10⁻12 क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन में 10⁻4 हो पाएगा तो क्या होगा बच्चों, +4 हो जाएगा। अब क्या हो गया बच्चों बताइए, अभी देखो अगेन बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 2.25 10⁻3 + 4 कितना होगा बच्चों, 10⁻1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करो तो कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा, 22.5। और व्हाट अबाउट द यूनिट, क्या है, फोर्स निकाला है हमने, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 22.5 न्यूटन हमारा ये आंसर हो गया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, Q1 = 3 माइक्रोकुलम एंड Q2 = 9 माइक्रोकुलम। ठीक है, प्लेस्ड इन वैक्यूम सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस R = 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजोगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी नेक्स्ट क्लास में दोबारा हमसे मिलोगे। चलो बच्चों, थम्स अप, वंदे मातरम, जय हिंद बच्चों।